क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। चलिए बायो के लेसन के बाद अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिक्स का एक नया चैप्टर। हाँ जी, इस वीडियो में आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें सिलेबस की, सिलेबस आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। मैंने आपको चैप्टर्स के नेम भी बताए थे, साथ साथ ये भी बताया था चैप्टर्स में क्या कहाँ से कितना कितना करना पड़ेगा। चलिए जी, बिना देरी करे, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट। भाई सबसे पहले मैं फिजिक्स में सबसे लेंथी यूनिट कराऊंगी फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट। अगर बात करें फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट की, तो फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। इस यूनिट को क्या कहा जाता है जी? इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। अब अगर बात करें ऑप्टिक्स के चैप्टर्स की, देख लीजिए सबसे पहला चैप्टर ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं पार्टिकल थ्योरी। अगर एक बात बताऊं, फिजिक्स ही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको यूनिट्स मिल सकती हैं। अदरवाइज बात करें केमिस्ट्री की, बायो की, तो वहां पे आपको यूनिट्स का कोई चांस नहीं मिलेगा। अब पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कणों का सिद्धांत। कणों का सिद्धांत, ठीक है जी। सेकंड चैप्टर वेव थ्योरी। वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत। वेव थ्योरी, हाँ जी, वेव थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेव थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत। चैप्टर नंबर थर्ड लेंस एंड मिरर। इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया, वरना आप अलग अलग भी कर सकते हैं। लेंस व दर्पण, लेंस और दर्पण। एंड द लास्ट वन आपका आता है ह्यूमन आई। मानव की आंख। 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, हर कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। ठीक है जी, एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि फिजिक्स की सबसे लेंथी यूनिट की कौन सी है? आपकी ऑप्टिक्स है। अब यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल थ्योरी, और साथ साथ हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बेसिक, फिजिक्स का बेसिक। देखिए जी, बेसिक में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें फादर ऑफ फिजिक्स, बिल्कुल जी, यानी कि अगर हम फिजिक्स के जनक की बात करें तो फिजिक्स के जनक का नाम क्या आता है? याद रखना जी, गैलीलियो। ठीक है जी, फिजिक्स के जनक का नाम क्या आता है? मैम, फिजिक्स के जनक को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो। हो गया। एक क्वेश्चन और आया था जीसीडीए के एग्जाम में, मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिक विज्ञान। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक का नाम क्या है? तो उनका नाम आप क्या लिखेंगे? द ग्रेट सर इसाक न्यूटन। आई होप सो कि इतना को समझ में आया होगा। भाई जैसे मैंने आपको बायोलॉजी के फादर का नाम बताया था, सेम एज इट इज आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के फादर का नाम क्या है और मॉडर्न फिजिक्स के फादर का नाम क्या है। ठीक है जी, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स यूनिट का लेसन नंबर 1, दैट इज पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी, मिरर, लेंस, वेव थ्योरी, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं उसी को पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश को, लाइट को पढ़ेंगे। जी हाँ, लाइट को ही पढ़ना है। ये सारा खेल लाइट का है। लाइट है तो सब कुछ विजिबल है, लाइट नहीं है तो कुछ भी विजिबल नहीं है। तो बस हमें लाइट को ही पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर। इनफैक्ट इस पूरी यूनिट में ही हमें किसको पढ़ना है? लाइट को पढ़ना है। देख लीजिए, अगर बात करें लाइट की, अगर हम किसकी बात करें? अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट यानी कि प्रकाश।
अब सिंपल सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रकाश क्या है, तो आप लोग क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कहते हैं ना भाई, लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि मैम यह एक ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है, यह एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इस ऊर्जा से आप लोग क्या करते हैं? सी थिंग्स लिख सकते हैं। सी थिंग्स, वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं, देखने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है जी, कोई भी चीज आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप इस ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? सब लाइट की वजह से। चलिए जी, अब जब लाइट की खोज की गई, जब लाइट की खोज की गई तो दो साइंटिस्ट अपने अपने रोल में नजर आए। ठीक है जी, जब लाइट की खोज की गई तो दो साइंटिस्ट अपने अपने रोल में क्या आए? नजर आए। पहले साइंटिस्ट का नाम अगर हम जाने तो था न्यूटन। कहीं भी घुस जाते हैं, आज से ज्यादा फिजिक्स तो न्यूटन ने बना रखी है। दूसरे का नाम था हाइजन। भैया इनके नामों को मत देखना, नाम तो नॉर्मली मैं इंग्लिश में लिखूंगी ना। हाइजन और न्यूटन। हाइजन ने क्या कहा कि लाइट एक पार्टिकल है। हाइजन कहते हैं लाइट एक कण है। हाइजन बोले नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। लाइट क्या है? लाइट एक वेव है, प्रकाश एक तरंग है। भैया साइंस में यही होता है, हर कोई एक किसी की एक्टिंग पे लगा रहता है। हर साइंटिस्ट किसी को नीचे दिखाएगा, कोई किसी को नीचे दिखाएगा। अब ऐसे में हुआ क्या, हाइजन ने न्यूटन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करी, न्यूटन ने हाइजन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करी। इतना हुआ, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। ऐसे में दो साइंटिस्ट रोल में आए। एक का नाम था आइंस्टीन और एक का नाम था आपका मैक्स वेल। इन्होंने बोला कि हम दोनों मिलकर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिससे न्यूटन भी सही साबित हो जाए, हाइजन भी सही साबित हो जाए। तो इन्होंने एक अंधेरा कमरा लिया, बिल्कुल एक डार्क रूम। ये सपोज करो कोई भी एक डार्क रूम, डार्क रूम है यानी कि यह एक अंधेरा कमरा है। यह एक अंधेरा कमरा है। अब देखो जी, कमरा चाहे अंधेरा और रोशनी भरा हो, कमरे के अंदर क्या पाए जाते हैं घूमते हुए? जब सूरज की रोशनी आपके कमरे की खिड़की में पड़ती है तो आपको उस रोशनी में कुछ हलचल दिखती है, कुछ कूड़े से दिखते हैं। उन कूड़ों को हम क्या बोलते हैं? डस्ट पार्टिकल, यानी कि धूल के कण। अब क्या देखा, एक अंधेरे कमरे में ये 10 पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थे, यानी कि इनकी जो गति थी वो अनियमित थी। कैसे मैम? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है। ठीक है, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, इस तरीके से इनकी गति देखी गई। अब क्या किया आइंस्टीन और मैक्सवेल ने? इस कमरे के अंदर से प्रकाश की किरण को बुझा दिया। जैसे बुझा देते हैं, मतलब लाइट रेस को पास कर दिया। ये ब्लू ब्लू मैंने क्या बना दी? लाइट रेस। लाइट रेस यानी कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जैसे ही ये लाइट रेस कमरे से गुजरी, यहाँ पे हमने कुछ बदलाव देखा। क्या देखा जी? बिल्कुल सही मैम, हमने यहाँ पे कुछ बदलाव देखा। और वो बदलाव क्या था? देखिए, ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे ये सारे के सारे एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आ गए, एक नियमित रूप से हमें दिखाई देने लगे। अब इनका पैटर्न कैसा हो गया मैम? अब ये यूनिफॉर्म पैटर्न में आ गए। किसमें आ गए? यूनिफॉर्म पैटर्न में आ गए, एक नियमित आकृति में आ गए। तो हमने क्या देखा कि जब ये नॉन यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म में आए और यहाँ से लाइट रे पास हुई, तो जब यहाँ कुछ हंगामा हुआ, उसमें कुछ घेरा हुआ जो हमें पता नहीं है। अब उस हंगामे के लिए हमने क्या देखा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल
जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, यानी कि डस्ट पार्टिकल को हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लिया है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो पहले से अनचार्ज होता है उसके अंदर चार्ज आ जाता है, तब वह एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर अपने आप को एक्वायर कर लेता है। यही बात यहाँ पे आइंस्टीन और मैक्सवेल ने देखी कि जो डस्ट पार्टिकल थे वो एक कण तो थे, उन कण के अंदर क्या पैदा हो गया, चार्ज, यानी कि आवेश पैदा हो गया। अब ये आवेश कैसे पैदा हुआ, लाइट रेज के माध्यम से, किसके माध्यम, प्रकाश की किरणों के माध्यम से क्या पैदा हुआ, यहाँ पे आवेश पैदा हुआ। और जो सारे पहले जब डांस कर रहे थे वह सारे के सारे एक ही पोजीशन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। यहाँ से हमने क्या बोला कि डस्ट पार्टिकल क्या हो गए, मैम डस्ट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी कि इनके अंदर आवेश पैदा हो गया। जब भी किसी कण के अंदर आवेश पैदा होता है वह दो कारणों से होता है। आवेश दो तरीके से पैदा होता है, जब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पाया जाएगा और वहां पे मैग्नेटिक करंट पाया जाएगा, यानी कि जब चुंबकीय असर पाया जाएगा और विद्युत प्रभाव पाया जाएगा। चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव जब पाया जाएगा उस दोनों के संगम से क्या होता है, कोई भी चीज आवेश में आ जाती है। अब ये सारे के सारे आवेश में आ गए तो लाइट के अंदर जरूर कुछ ना कुछ पाया गया था। तो लाइट के अंदर पाया गया था इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि विद्युत प्रभाव, और साथ में क्या पाया गया था, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव यानी कि हमने देखा लाइट रे में क्या पाया गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। तो जब दोनों प्रभाव इस लाइट रे के अंदर पाए गए, जब दोनों प्रभाव इस लाइट रे के अंदर पाए गए तो यहाँ से मैक्सवेल ने लाइट रे को एक नाम दिया। क्या नाम दिया कि लाइट एक ईएम वेव है। ईएम वेव, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां से मैक्सवेल ने नाम दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं कि लाइट रेस को ईएम वेव नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या लिखोगे, मैक्सवेल ने। अब यहाँ से हाइजन तो बहुत खुश हो गए। हाइजन क्यों खुश हो गए कि मैं सही साबित हो गया। मैंने कहा था लाइट एक वेव है, लेकिन वेव का नाम नहीं पता था, वो नाम किसने दे दिया, मैक्सवेल ने। यहाँ से वो सही साबित हो गए, वो बहुत खुश हुए। अब न्यूटन बड़े परेशान कि मेरी थ्योरी जब आज तक फेल नहीं हुई तो अपनी थ्योरी फेल कैसे होगी। ऐसे में आइंस्टीन ने बोला कि आप परेशान ना हुए, आपकी थ्योरी का भी सॉल्यूशन हमारे पास में है। ये जो आपकी लाइट रे है, यह भी एक छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। इन्होंने क्या बोला, जो लाइट रे है वह अपने आप में छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। और लाइट रे जिन पार्टिकल्स से मिलके बनी थी उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, फोटॉन्स। क्वांटम ऑफ पैकेट्स बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है जी, फोटोन। तो यहाँ से न्यूटन भी सही साबित हुए। न्यूटन सही साबित कैसे हो गए कि लाइट एक पार्टिकल है और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, फोटोन। और जब बहुत सारे फोटोन इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे पैदा होती है ये वेव पैदा होती है। यहाँ से हमने एक चीज पता लगाई, क्या कि लाइट पार्टिकल की तरह भी संचरण करती है और जो प्रकाश होता है वह तरंग की तरह भी संचरण करता है। यानी कि हमने समझा प्रकाश का स्वभाव दोहरा होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं क्या कहना चाहती हूँ, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल वाला होता है, वेव वाला होता है, ड्यूअल। तो ड्यूअल मतलब क्या है, दोहरा स्वभाव। ये वाली चाल चले जब चाहे ये वाली चाल चले, यानी कि मैम लाइट जब चाहे पार्टिकल कण की तरह बिहेव कर सकती है और लाइट जब चाहे पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। यहाँ हमने क्या बोला, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट हैज ड्यूअल नेचर।
यानी कि प्रकाश का स्वभाव दोहरा होता है। ठीक है जी, प्रकाश का स्वभाव कैसा होता है मैम? प्रकाश का स्वभाव दोहरा होता है। दोहरा कैसे? जब चाहे पार्टिकल की तरह बिहेव करे, जब चाहे किसकी तरह? वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है जी, यहाँ से न्यूटन भी सही साबित और हाइजेंस भी सही साबित हो गए। आइंस्टीन ने फोटोन की खोज कब करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1908। आइंस्टीन ने फोटोन की खोज कब करी थी? 1908 में करी थी। अब इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया गया और वो नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो विद्युत असर, फोटो विद्युत प्रभाव आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम किसने दिया? तो नाम दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। मैक्सवेल ने बता दिया कि लाइट एक ईएम वेव है। आइंस्टीन ने पहले तो फोटोन की खोज करी थी और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया। क्यों आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया था? क्योंकि आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया और ये एक्सपेरिमेंट आपकी फिजिक्स के इतिहास में बहुत ही कारगर साबित हुआ। इसीलिए 1921 में आइंस्टीन को मिला इस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार। आइंस्टीन का है ना E=mc²। ये भी आइंस्टीन ने दे रखा है एनर्जी मास रिलेशन, लेकिन ये थ्योरी इनकी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो विद्युत प्रभाव बहुत ही कारगर साबित हुआ। इसीलिए 1921 में आइंस्टीन को इसके लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अब क्या पढ़ना है? अब आपको देखना है कि मैम वेव थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और पार्टिकल थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पाए जाते हैं। चलिए जी, इतना रफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा ये खिचपिची हो गई है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये था कि आइंस्टीन को कौन सी उनकी खोज के लिए, आइंस्टीन को उनकी कौन सी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उसका नाम क्या जाएगा आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम जाएगा जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज किसने करी थी? मैक्सवेल ने करी थी। अब देखिए पार्टिकल थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है जी। सेकंड पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अपवर्तन। फिर पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है जी। और लास्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और एक हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। ठीक है जी। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी के अंदर। अब अगर हम बात करें वेव थ्योरी के अंदर क्या चीज आपको पढ़नी है, तो आपको पढ़ना है पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण। ठीक है जी। एक पढ़ना है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, व्यतिकरण, और लास्ट क्या पढ़ना है आपको? डिफ्रैक्शन, विवर्तन। डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। तो आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से मतलब 3, चलो 4 ये दे दिए और एक ऑप्शन ये दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कणों का सिद्धांत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कणों का सिद्धांत नहीं है। सपोज करो ये 2 ऑप्शन मैंने छुपा दिए, अभी 5 ऑप्शन है, तो आंसर क्या जाएगा?
पोलराइजेशन। अब मैंने क्या किया, ये 3 छुपा दिए, ये 4 आपके पास है। मैं बोलूं इनमें से कौन सा तरंग सिद्धांत नहीं है, तब क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन। तो भाई बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए अपने बेसिक को पहले से ही अच्छे से करके मजबूती से बना के चले। ठीक है जी, अब हम क्या पढ़ेंगे, देख लो जी, पार्टिकल थ्योरी वाला लेसन नंबर 1 है ऑप्टिक्स का। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, और आपके दैनिक जीवन में आप इनको कहाँ कहाँ होते हुए देख सकते हो। बात पे गौर फरमाइए, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होते हुए देख सकते हो, क्वेश्चन आता है यहाँ से। आपको 4 एग्जांपल दे देते हैं, बता दें इनमें से रिफ्रैक्शन का एग्जांपल कौन सा है, रिफ्लेक्शन कौन सा है, स्कैटरिंग कौन सा है, तो वही सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स आपको कवर करने पड़ेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले जरा एक बात का आंसर दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट की स्पीड, प्रकाश की गति क्या होती है? या तो आप स्पीड बोल दीजिए या फिर आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, और ये हो गई गति। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी खोज किसने करी थी? रोमन ने करी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश के वेग की खोज किसने करी थी? रोमन नामक साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है जी, अब चलिए आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल थ्योरी का नंबर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आपको लिखवाओ अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड। मीडियम यानी कि माध्यम, जिसके कारण अगर काम हो पा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ बाय द मीडियम ऑफ दिस ऐप, राइट, वही काम है। देखिए अगर हम बात करें लाइट की स्पीड की, तो आपको 4 मीडियम में लाइट की स्पीड याद रखनी है। एयर, वाटर, ग्लास एंड डायमंड। भाई मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है 2.91 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 2.25 × 10⁸ मीटर per second. Next is 2.25. This is only 2. 2 × 10⁸ meter per second, and the last one is 1.5 × 10⁸ meter per second. यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ से आपने लाइट के बारे में एक बात पढ़ी, यानी कि मैम हमने प्रकाश के बारे में एक बात पढ़ी, इट कैन प्रोपोगेट। जैसे आप बोलते हैं ना आई एम गोइंग, मूविंग बोलते हैं ना, सेम उसी तरीके से फिजिक्स में चलने को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेट। इट कैन प्रोपोगेट इन बोथ मीडियम और विदाउट मीडियम। यह माध्यम में और बिना माध्यम के संचरण कर सकती है। यह माध्यम और बिना माध्यम के, यह माध्यम और बिना माध्यम के संचरण कर सकती है। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको समझा दी। वैक्यूम में स्पीड क्या बताई थी मैं? वैक्यूम में स्पीड बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थी आपके लाइट की अलग अलग मीडियम्स में स्पीड। बेसिकली आपको 5 याद करनी है वैक्यूम की, और साथ में ये 4 जो मैंने आपको दिखा रखी है। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाद में, पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी, ये एक प्लेन बोर्ड है, ठीक है जी, सबको दिख रहा है कि मैम ये एक प्लेन बोर्ड है। अब मैं इस पे कोई प्लास्टिक की बॉल या कोई रबड़ की बॉल लेके मारूं तो क्या होगा? बॉल आएगी, टकराएगी, वापस हो जाएगी, राइट। यही है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझो ना, टकरा के वापस होना। जब भी आपकी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे आती है, ठीक है, आके टकराती है, टकरा के क्या हो जाती है? वापस हो जाती है।
बस जी उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब समझो, आके टकरा के वापस आना। सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे ओकर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेसिकली तो ये आपका पाया जाता है मिरर के अंदर, यानी कि दर्पण के अंदर। दर्पण के अंदर क्यों? दर्पण यानी कि मिरर के पीछे केमिकल की कोटिंग होती है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, जितने भी आपके मिरर होते हैं पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है। किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग होती है। ठीक है जी, मिरर के अंदर मिलता है। दूसरा काम मिलता है, कभी कभी ये आपको पानी में मिल सकता है। किस टाइप के पानी में? सी साइड में या फिर रिवर साइड में मिल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सिल्वर को ही कोटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? सिल्वर को मिरर की कोटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? व्हाई? क्वेश्चन है व्हाई। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्योंकि चांदी प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। प्रकाश का अच्छा या फिर सबसे अच्छा परावर्तक है। जितनी भी लाइट सिल्वर के ऊपर जाती है, जी हाँ, जितनी भी लाइट सिल्वर के ऊपर जाती है, सारी की सारी लाइट सिल्वर क्या करता है? भाई वापस ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सिल्वर को हम कहाँ यूज करते हैं? कोटिंग के लिए। अब ये नाइट्रेट को यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि सिल्वर भाई हवा के साथ रिएक्शन कर जाता है, काला पड़ जाता है। तो काला पड़ने से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो उस केमिकल का नाम बताए जो दर्पण पे कोटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो क्या बोलोगे? सिल्वर नाइट्रेट। अब सपोज करो ये आपके पास कोई एक मिरर है, ये कोटिंग का निशान है, मतलब एक साइड से आप देख सकते हैं और एक साइड क्या हो रही है जी? कोटिंग हो रही है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मैंने एक प्रकाश की किरण को इसके ऊपर गिरा दिया। ठीक है, अब ये आई और क्या हो गई? टकरा के वापिस चली गई। ये आई और टकरा के क्या हो गई? वापिस चली गई। भाई इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन क्या जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। किरणों का टकरा के वापिस जाना। किरणों का टकराकर या टकरा के वापिस जाना। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? बोलना मैम, इस प्रोसेस को बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज प्रकाश का परावर्तन। अब देखो जी, कुछ डायग्राम बनाने जरूरी है। क्यों? देखो, जो किरण दर्पण पे आके गिरती है, गिरने वाली किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यानी कि आपतित, आके गिरी, आपतित किरण। ठीक है, कौन सी? जो आके गिर रही है। देखो मैंने सिंबल बना दिया। चल, जो टकरा के वापिस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। भाई इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, जो आ रही है वो इंसिडेंट रे। ठीक है जी, और जो जा रही है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, बस आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो लाइट रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाले को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब इनकी मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगी, उसको बोल दूंगी आर।
उसको क्या बोल दूंगी, आई आर। ठीक है जी, एक को बोलूंगी आर आर, एक को क्या बोलूंगी, आई आर बोल दूंगी। अब देखिए हम यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट बना देते हैं, एक काल्पनिक हिस्सा बनाते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कौन सी किरण आई है, कौन सी किरण गई है। उस काल्पनिक हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्मल, और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। अब देखो यहाँ अभिलंब और आपकी आपतित किरण के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। यानी कि जो आपका नॉर्मल है और जो आपकी इंसिडेंट है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोट करते हैं इसको एंगल आई से, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित कोण। आपतित कोण। आई होप सो कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है एंगल आर। क्या है एंगल आर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, इनके बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, परावर्तित कोण। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन बताई और आपको बताया कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, आई आर क्या होता है, आर आर क्या होता है, और बताया कि नॉर्मल क्या होता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई काम करते हैं, भाई फिजिक्स में बहुत सारे लॉज है, न्यूटन्स की लॉ है, गैलीलियो की अलग लॉ है, केप्लर्स की अलग लॉ है, पढ़ेंगे न्यूटन्स को आकर्षण बल के अंदर पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब देखिए अब क्या है, तो हर काम के होने के पीछे कोई ना कोई नियम होता है। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं रेगुलर पैटर्न से पढ़ा रही हूँ, कुछ लॉज को फॉलो कर रही हूँ कि यहाँ पे एक लेसन बायो का मैंने आपको दिया, फिर मैं एक लेसन आपको फिजिक्स का दूं, फिर एक केमिस्ट्री का दूं, फिर अगेन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब पीसीबी एक सीक्वेंट लाइफ चला रही हूँ। तो कुछ लॉज को, कुछ सिद्धांत को फॉलो कर रही हूँ। सेम उसी तरीके से रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं जी, कुछ नियम होते हैं और कुछ शर्तें भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी काम करने के लिए कुछ शर्तें होती है कि भाई अगर मैं पढ़ा रही तो मुझे बोले कि बच्चे इतने बच्चे हमारा कोर्स खरीदे। एक टीचर जब तो पढ़ाए बच्चे कोर्स खरीदेंगे, जब भी हमें मजा आएगा पढ़ाने में। इसी तरीके से कुछ शर्तें और कुछ नियम के साथ में रिफ्लेक्शन ओकर होता है। अब पढ़ने हैं कि वो शर्तें क्या होती है और वो नियम क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले इसी डायग्राम से संबंधित हम पढ़ेंगे लॉज यानी कि परावर्तन के नियम। देखिए जी, पहला नियम होता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होता है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। यानी कि यह एक ही इलाके में पाई जाती है, ये भी इस इलाके में, ये भी इस इलाके में, और यह तीनों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। जब तक ये तीनों एक बिंदु पे नहीं मिलेंगी यह नियम फॉलो नहीं किया जाएगा। तो पहला सिद्धांत, पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे एक साथ पाए जाते हैं। चलिए जी, सेकंड नियम क्या होता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है, यानी कि परावर्तित कोण हमेशा आपके आपतित कोण के बराबर पाया जाता है। ये दो नियम, इन दोनों को नियम कराने के लिए आपको लिखवाऊं अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड। मीडियम यानी कि माध्यम, जिसके कारण अगर काम हो पाए उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ बाय द मीडियम ऑफ दिस ऐप, राइट, वही काम है। देखिए अगर हम बात करें लाइट की स्पीड की, तो आपको 4 मीडियम में लाइट की स्पीड याद रखनी है, एयर, वाटर, ग्लास एंड डायमंड। भाई मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है 2.91 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 2.25 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज
2.25. This is only 2. 2 into 10 raised to the power 8 meter per second, and the last one is 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second. यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ से आपने लाइट के बारे में एक बात पढ़ी, यानी कि मैम हमने प्रकाश के बारे में एक बात पढ़ी, इट कैन प्रोपोगेट, जैसे आप बोलते हैं ना आई एम गोइंग, मूविंग बोलते हैं ना, सेम उसी तरीके से फिजिक्स में चलने को क्या बोलते हैं, प्रोपोगेट. इट कैन प्रोपोगेट इन बोथ मीडियम और विदाउट मीडियम. यह माध्यम में और बिना माध्यम के संचरण कर सकती है. यह माध्यम और बिना माध्यम के, यह माध्यम और बिना माध्यम के संचरण कर सकती है. ठीक है जी, ये बात मैंने आपको समझा दी. वैक्यूम में स्पीड क्या बताई थी मैं, वैक्यूम में स्पीड बताई थी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. ये थी आपके लाइट की अलग अलग मीडियम्स में स्पीड. बेसिकली आपको 5 याद करनी है वैक्यूम की, और साथ में ये 4 जो मैंने आपको दिखा रखी है. तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन बाद में, पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कोई भी, ये एक प्लेन बोर्ड है, ठीक है जी, सबको दिख रहा है कि मैम ये एक प्लेन बोर्ड है. अब मैं इस पे कोई प्लास्टिक की बॉल या कोई रबड़ की बॉल लेके मारूं तो क्या होगा, बॉल आएगी, टकराएगी, वापस हो जाएगी, राइट. यही है आपका रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझो ना, टकरा के वापस होना. जब भी आपकी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे आती है, ठीक है, आके टकराती है, टकरा के क्या हो जाती है, वापस हो जाती है. बस जी, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन. परावर्तन का मतलब समझो, आके टकरा के वापस आना. सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे ओकर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. देखो बेसिकली तो ये आपका पाया जाता है मिरर के अंदर, यानी कि दर्पण के अंदर. दर्पण के अंदर क्यों, दर्पण यानी कि मिरर के पीछे केमिकल की कोटिंग होती है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट, जितने भी आपके मिरर होते हैं उनके पीछे क्या होती है, कोटिंग होती है. किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग होती है. ठीक है जी, मिरर के अंदर मिलता है. दूसरा काम मिलता है, कभी कभी ये आपको पानी में मिल सकता है. किस टाइप के पानी में, सी साइड में या फिर रिवर साइड में मिल जाता है. यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सिल्वर को ही कोटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, सिल्वर को मिरर की कोटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, व्हाई. क्वेश्चन है व्हाई. तो क्या लिखेंगे, बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. क्या लिखेंगे, बिकॉज सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. क्योंकि चांदी प्रकाश का अच्छा परावर्तक है. प्रकाश का अच्छा या फिर सबसे अच्छा परावर्तक है. जितनी भी लाइट सिल्वर के ऊपर जाती है, जी हाँ, जितनी भी लाइट सिल्वर के ऊपर जाती है, सारी की सारी लाइट सिल्वर क्या करता है, भाई वापस ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. तो ऐसे में सिल्वर को हम कहाँ यूज करते हैं, कोटिंग के लिए. अब ये नाइट्रेट को यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि सिल्वर भाई हवा के साथ रिएक्शन कर जाता है, काला पड़ जाता है. तो काला पड़ने से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रेट का यूज करते हैं. तो उस केमिकल का नाम बताए जो दर्पण पे कोटिंग के लिए यूज किया जाता है. तो क्या बोलोगे, सिल्वर नाइट्रेट. अब सपोज करो ये आपके पास कोई एक मिरर है, ये
कोटिंग का निशान है, मतलब एक साइड से आप देख सकते हैं और एक साइड क्या हो रही है जी, कोटिंग हो रही है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैंने एक प्रकाश की किरण को इसके ऊपर गिरा दिया, ठीक है। अब ये आई और क्या हो गई, टकरा के वापिस चली गई। ये आई और टकरा के क्या हो गई, वापिस चली गई। भाई इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन क्या जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, किरणों का टकरा के वापिस जाना, किरणों का टकराकर या टकरा के वापिस जाना, वापिस जाना, ठीक है जी। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, बोलना मैम, इस प्रोसेस को बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज प्रकाश का परावर्तन। अब देखो जी कुछ डायग्राम बनाने जरूरी है, क्यों, देखो जो किरण दर्पण में आके गिरती है, गिरने वाली किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित, आके गिरी, आपतित किरण, ठीक है। कौन सी, जो आके गिर रही है, देखो मैंने सिंबल बना दिया। चल, जो टकरा के वापिस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। भाई इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, देखो कैसे। जो आ रही है वो इंसिडेंट रे, ठीक है जी, और जो जा रही है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बस आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो लाइट रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाले को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब इनकी मैं शॉर्ट टर्म यूज करूंगी, उसको बोल दूंगी आर आर, उसको क्या बोल दूंगी, आई आर, ठीक है जी। एक को बोलूंगी आर आर, एक को क्या बोलूंगी, आई आर बोल दूंगी। अब देखिए हम यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट बना देते हैं, एक काल्पनिक हिस्सा बनाते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कौन सी किरण आई है, कौन सी किरण गई है। उस काल्पनिक हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्मल, और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। अब देखो यहाँ अभिलंब और आपकी आपतित किरण के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। यानी कि जो आपका नॉर्मल है और जो आपकी इंसिडेंट है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट करते हैं इसको एंगल आई से, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित कोण, आपतित कोण। आई होप सो कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है एंगल आर। क्या है एंगल आर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, इनके बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, परावर्तित कोण। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन बताई और आपको बताया कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, आई आर क्या होता है, आर आर क्या होता है, और बताया कि नॉर्मल क्या होता है। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई काम करते हैं, भाई फिजिक्स में बहुत सारे लॉज है, न्यूटन्स की लॉ है, गैलीलियो की अलग लॉ है, केप्लर्स की अलग लॉ है, पढ़ेंगे न्यूटन्स को आकर्षण बल के अंदर पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब देखिए अब क्या है, तो हर काम के होने के पीछे कोई ना कोई नियम होता है। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं रेगुलर पैटर्न से पढ़ा रही हूँ, कुछ लॉज को फॉलो कर रही हूँ कि हाँ एक लेसन बायो का मैंने आपको दिया, फिर मैं एक लेसन आपको फिजिक्स का दूं, फिर एक केमिस्ट्री का दूं, फिर अगेन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब पीसीबी एक सीक्वेंट लाइफ चला रही हूँ। तो कुछ लॉज को, कुछ सिद्धांत को फॉलो कर रही हूँ। सेम उसी तरीके से
रिफ्लेक्शन के भी कुछ नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं जी? कुछ नियम होते हैं और कुछ शर्तें भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम करने के लिए कुछ शर्तें होती है कि भाई अगर मैं पढ़ा रही तो मुझे बोले कि बच्चे इतने बच्चे हमारा कोर्स खरीदे। एक टीचर जब भी तो पढ़ाएगा बच्चे कोर्स खरीदेंगे, जब भी हमें मजा आएगा पढ़ाने में। इसी तरीके से कुछ शर्तें और कुछ नियम के साथ में रिफ्लेक्शन ओकर होता है। अब पढ़ने हैं कि वो शर्तें क्या होती है और वो नियम क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले इसी डायग्राम से संबंधित हम पढ़ेंगे लॉज, यानी कि परावर्तन के नियम। देखिए जी, पहला नियम होता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होता है, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि यह एक ही इलाके में पाई जाती है। ये भी इस इलाके में, ये भी इस इलाके में, और यह तीनों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। जब तक ये तीनों एक बिंदु पे नहीं मिलेंगी यह नियम फॉलो नहीं किया जाएगा। तो पहला सिद्धांत, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे एक साथ पाए जाते हैं। चलिए जी, सेकंड नियम क्या होता है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है, यानी कि परावर्तित कोण हमेशा आपके आपतित कोण के बराबर पाया जाता है। ये दो नियम, इन दोनों को नियम कराने के लिए कंडीशन से लगाई गई है। कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो यह नियम भी काम नहीं करेंगे। अब वो शर्तें क्या है? वो शर्तों को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक दर्पण की रफनेस और एक दर्पण की स्मूथनेस। ठीक है, ये तो हो गया खुरदरापन, और ये हो गई आपकी चिकनाहट। जब तक ये दो कंडीशन वैलिड नहीं रहेंगी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। कैसे? चलिए सीधा डायग्राम पे आते हैं। अब मैं आपके सामने दो अलग अलग मिरर बना रही हूँ। अब देखिए, इन दोनों के अकॉर्डिंग वो समझते हैं। तो पहले पढ़ेंगे स्मूथनेस को। तो ये दोनों ही आपके स्मूथ सरफेस है। कैसे हैं? स्मूथ, यानी कि स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह। ये दोनों ही कैसे हैं? चिकनी सतह। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कर दिया, क्या देखना, ये तो बिल्कुल सीधा है। अगर डायग्राम बनाया जाए, ये तो बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल नाक की तरह सीधा। इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो ये भी चिकना, लेकिन थोड़ा सा कैसा है? घुमा हुआ है। जैसे कि सांप में लहरा नहीं चलता, तो उस आकार में मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ थोड़ा दोनों ही कैसे हैं? चिकने हैं। दोनों कैसे चिकने हैं, लेकिन दोनों के ऊपर की बनावट कैसी है? अलग अलग है। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे दो तीन किरणों को गिराया। गिराने के बाद क्या हुई? किरणें टकराई और वापस हो गई। प्रकाश की सतह पे गिरने वाली किरणों के कोण, ये यानी कि ये तीनों किरणें आपस में क्या होती है? बराबर। कैसे? आप समझो कैसे होती है। बल्ब से निकलने वाली रोशनी चारों दिशाओं में बराबर फैलती है। अब डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रास्ता ब्लॉक कर दिया। मान लो चार में से एक जगह मैंने पर्दे लगा दिए, तो वो पर्दे पे गिरेगी, लेकिन जाएगी तो सही। बस वही काम है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, इनके अंदर हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। क्यों? क्योंकि सोर्स से निकलने वाली रोशनी तो बराबर निकलती है। डिपेंड करता है हम कितना रास्ता देंगे तो वो कहां तक जा पाएगी। तो मैंने इसको मान लिया I1, I2, R3। यहां से हम कंडीशन क्या लगाएंगे? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। सेम यही कंडीशन यहाँ भी वैलिड होगी। क्यों? सतह तो अजीब सी है, मतलब सतह आगे पीछे है, लेकिन हमने तो लाइट इतनी अमाउंट में निकाली है, तो यहाँ पे भी हमने नाम दे दिया I1, I2 और I3।
यहाँ पे भी हो जाएगी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। अब देखो हुआ क्या, ये एकदम चिकनी सतह थी, जिस एंगल से आई उसी एंगल से क्या हो गई, वापिस हो गई। तो यहाँ से हमने इसको नाम दे दिया R1, R2 और R3। तो मैं कहूंगी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो हमने क्या देखा कि यह दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर पाए गए। तो हम सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, IF इज इक्वल टू RI। जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा ले लेते हैं जिसमें उसको हम IF टर्म के अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन अप्रूव हो गई कि जितनी जितनी सतह होगी तो यहाँ से ये एंगल बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गए, तो ये लोग क्या हो गया, फॉलो कर गया। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा नीचे की तरफ गिरी, ये नीचे की तरफ गिरी, तो यहाँ के लिए मैं रेड कलर यूज करती हूँ। ये इस तरीके से फैल गई। अगली गिरी थोड़ी सी साइड में, जब ये थोड़ी सी साइड में गिरी तो ये ऐसे थोड़ी सीधी चली गई, ठीक है। अगली गिरी ऊंचाई पे, अब ये ऊंचाई पे गिरी तो हमने इसको इस तरीके से लेके चले गए। अब आप देखो, अगर इसके नाम डाल दिए जाए, ये नाम हो गया R1, ठीक है जी, इसका नाम दे दिया R2 और इसका नाम हमने क्या दे दिया, R3। तो आपने यहाँ से एक चीज देखी, वो चीज क्या देखी कि मैम I1, I2, I3 तो बराबर है, लेकिन R1, R2 और R3 बराबर नहीं है। यानी कि यह नियम कब फॉलो करेगा, जब सतह बिल्कुल स्मूथ होगी और कैसी होगी, प्लेन होगी। तो ये कैसी है, प्लेन सरफेस, ये समतल है, समतल। जब समतल चिकनी सतह होगी तो I R के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और जब असमतल चिकनी सतह होगी उस टाइम आप क्या बोलोगे, IF इज नॉट इक्वल टू RF। यानी कि मैम हमारे एंगल I एंगल R के बराबर नहीं होगा। तो पता पड़ा लॉज कब फॉलो होंगी, जब कंडीशन अप्लाई होगी। अगर कंडीशन है प्लेन स्मूथ सरफेस, समतल चिकनी सतह, तो बराबर पाया जाएगा, और असमतल चिकनी सतह तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो इस समतल चिकनी सतह के एग्जांपल को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक समान परिवर्तन, क्या बोलते हैं, एक समान परिवर्तन, या फिर आप खाली समान परिवर्तन भी, परावर्तन भी बोल सकते हैं। समान, एक समान परावर्तन। और यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, असमान, असमान परावर्तन। यानी कि एक तो हो गया रेगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप इसको लिखेंगे डिफ्यूज, या फिर क्या लिखेंगे, इररेगुलर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आई जी बात समझ में। तो लॉज कब फॉलो होएगी, जब कंडीशन। तो यहां से हमने देखा कि स्मूथनेस चाहे प्लेन हो चाहे आपकी असमतल हो, आपको रिफ्लेक्शन कैसा मिलता है, 100%। बस कंडीशन क्या होती है, मैम एंगल I एंगल R के बराबर नहीं मिलते। देखो जी, जितनी लाइट यहाँ पे आई सारी सारी वापस हो गई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसा हो गया, परावर्तन 100% हो गया, और एंगल I एंगल R के बराबर हो गया। यहाँ पे जितनी लाइट आई सारी सारी क्या हो गई, टकरा के वापस हो गई, तो रिफ्लेक्शन का रेट क्या हो गया, 100%। लेकिन एंगल I एंगल R के बराबर नहीं पाया गया। तो मेरी दो बात याद रखना, स्मूथनेस में दो चीज पाई जाती है, एक तो ये कि रिफ्लेक्शन परावर्तन की दर हमेशा 100% होती है, ठीक है। और दूसरी, अगर वह बिल्कुल समतल है तो एंगल I एंगल R बराबर पाए जाएंगे, और वह समतल नहीं है तो एंगल I एंगल R के बराबर नहीं होंगे। क्यों भाई, चिकनी सतह बिल्कुल इतनी चिकनी होती है कि वह बिल्कुल भी प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, तो सारी की सारी लाइट को वापस भेज देती है। अब सेकंड चीज, अगर आपकी सतह रफ हो गई तो आपको रिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा, पार्शियल, यानी कि अधूरा परावर्तन,
ठीक है मैम, वो 60% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो जी, यहीं पे बना देती हूँ डायग्राम। मैंने मिरर लिया और भाई इसके ऊपर हमें जगह जगह छेद पाए गए। अब मैंने लाइट रे घुसाई, यहाँ पे छेद नहीं था, टकरा के वापस होगी। अगली घुसाई, यहाँ पे छेद, यहाँ पे गैप था, तो वो क्या हो गई, आधी अंदर गई और आधी क्या हो गई, बाहर। ये आपकी I1 थी और ये आपकी I2 थी। I1 जितनी आई उतनी ही R1 आपको मिलती, लेकिन I तो 100%, I 100%, जिसमें से 60% चली गई अंदर और 40% कहाँ हो गई, बाहर। तो आप देखिए, रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन आपको पार्शियल मिलता है, अधूरा मिलता है। वो 60% भी हो सकता है, 70 भी, 10 20 कितना भी हो सकता है। डिपेंड करता है जो आपकी खुरदरी सतह है उसमें गड्ढे कितने हैं, वह कितनी खुरदरी है, कितनी रफ सरफेस एरिया है। तो मैंने अभी क्या बताया, सिर्फ रिफ्लेक्शन बताया, फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने आपको बताई थी लॉज, और मैंने क्या बताई थी, कंडीशन। याद रखना, रिफ्लेक्शन 100% कब होता है, जब एरिया स्मूथ होता है। जब रफ होएगा तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल। स्मूथ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज। अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो वो कैसा हो जाएगा, आपको 100% में I1 इक्वल टू R1, या फिर I हमेशा R के इक्वल मिलता है। और अगर आपने इसको कर्व ले लिया, कर्व यानी कि गोलाकार, या फिर घुमाओ थोड़ी सी सतह को आपने घुमा दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी कर्व ले लिया, थोड़ा सा भी गोलाकार ले लिया, अभी गोलाकार ही तो हो रहा है एक तरीके से, यहाँ से इतना गोल पाया गया, फिर आधा गोल, फिर आधा गोल। जब भी कोई गोलाकार आकृति क्यों आप लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तब आपको रिफ्लेक्शन तो 100% मिल जाता है, लेकिन एंगल I एंगल R के बराबर नहीं होते। एग्जांपल देखो जी, आपकी बाइक वगैरह में साइड शीशे लगे होते हैं, पीछे से आने वाली बाइक आपको दिखती है, लेकिन साइज क्या होता है, बहुत छोटा। यानी कि रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन साइज में क्या हो गया, बहुत ज्यादा अंतर पाया गया। अगर बाइक ना दिखे तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, यानी कि रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है मैम, I1 R1 बराबर नहीं है। क्यों? है तो वो आपसे थोड़ी पास में, लेकिन शीशे में आपको क्या दिखाई देगी, तो दूर दिखाई देगी, अभी क्या दिखाई देगी, पास दिखाई देगी। तो यही रीजन होते हैं जी, ये मैंने आपको सारे समझा दिए रिफ्लेक्शन के अंदर। तो यहाँ से फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ। फर्स्ट टॉपिक कौन सा खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ना था, बेसिक क्लियर करने थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला मैम, एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, जब प्लेन स्मूथ सरफेस होता है तब। और अगर कर्व स्मूथ सरफेस हो गया तो क्या होगा मैम, रिफ्लेक्शन का रेट 100% मिलेगा, लेकिन हम ये गारंटी नहीं देंगे कि एंगल I हमारे एंगल R के बराबर पाए जाएंगे। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन खत्म हुआ। अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो करेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका ये फिजिक्स का ये लेसन पूरा हो जाए, और मैं आपके लिए केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगा।